हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बिफोर बिगनिंग दिस चैप्टर कुछ चीज़ें जो मैं काफ़ी क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी प्लांट फैमिलीज़ हैं, जो आपकी प्लांट फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, द रीज़न बीइंग जो आपका एनटीए है, ठीक है, एनटीए हर साल कुछ नई फैमिलीज़ को ऐड ऑन करता है, कुछ फैमिलीज़ को हटा देता है। ठीक है, तो एक बार एनटीए मॉडिफाइड सिलेबस फॉर नी 2025 दे दे, ठीक है, उसके बाद उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। साथ में PYQs आपको इसके साथ भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग इट लेट्स बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे जहाँ पे ये यूनिट शुरू होता है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे एक साइंटिस्ट की बात की गई है, कैथरीन एसेव। ठीक है, देखो थोड़ा सा उसके बारे में जान लो। ऑल्दो आपको पता है कि जो साइंटिस्ट्स के बारे में है, ठीक है, वो जनरली नीट में नहीं पूछा जाता है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है, हम उसको भी साथ में कवर अप करते हुए चलेंगे। सो कैथरीन एसेव 1898 टू 1997। ठीक है, इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि आप उनकी बर्थ और डेथ डेट को रिमेंबर करो। ठीक है, बस थोड़ा सा ऐसा आइडिया रख लेना कि ये कहीं ना कहीं 99 ईयर्स जिए थे। राइट, इन्होंने क्या किया था, शी बेसिकली डिस्कवर्ड द कर्ली टॉप वायरस, राइट, एंड शी पब्लिश्ड the anatomy of seed plants. Right, so this is actually the name of the book that she published, the anatomy of seed plants. इस बुक को क्या कहा जाता है? The Webster's of the plant biology कहा जाता है। राइट, एंड देर इज वन साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, पीटर रेविन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीटर रेविन आपके जो कैथरीन एसाउ है, मतलब उन्होंने कैथरीन एसाउ की रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट दिया है दैट शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी एट द एज ऑफ 99। कि कैथरीन एसाउ इतनी रिनाउंड साइंटिस्ट थे कि 99 की एज पे भी वो प्लांट बायोलॉजी की फील्ड को कंप्लीटली डोमिनेट करते थे। तो ये जस्ट ये चीज़ बता रहा है कि कैथरीन एसाउ किस टाइप के साइंटिस्ट थे, कितने महान साइंटिस्ट थे। दैट्स इट। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, तो हमारे पास कुछ दो एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट बीइंग कि एंजियोस्पर्म्स हैव अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एंजियोस्पर्म्स में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसी बेसिस को तो आपको पता होगा कि एंजियोस्पर्म्स इतने ज़्यादा डाइवर्स है कि आपका जो लिनियस वगैरह है, उन्होंने इनको अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूज़ किया था। आपको याद होगा हमने पिछले यूनिट में किया है कि लिनियस वगैरह ने अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में इनको यूज़ किया था, एंजियोस्पर्म्स को। राइट, फिर एक चीज़ ध्यान दो, वीड्स। वीड्स हम सब ने देखे हैं, गार्डन्स में होते हैं। ठीक है, आप क्रॉप फील्ड्स में देख लो, वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो एक NCERT ने सिंपल सा पॉइंट बोला है कि अगर आप कोई वीड देखोगे, उसको आप प्लग करो। ठीक है, आप देखोगे कि उनके पास रूट्स है, स्टेम्स हैं और लीव्स भी हैं। राइट, ओके, तो अब हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, वी आर गोना टॉक अबाउट द रूट। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के ऑर्गन्स की बात करेंगे, तो बिगिनिंग विद द रूट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर हम डाइकॉट्स में बात कर रहे हैं, तो डाइकॉट्स में क्या होता है, आपको पता होगा रेडिकल क्या है। अब जैसे क्या कहते हैं, आपको पता है कि शूट में सबसे ऊपर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं, और रूट में सबसे नीचे वाले रीजन को क्या कहते हैं, रेडिकल। रेडिकल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं रूट कैप। ठीक है, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ क्या होता है डाइकॉट्स के केस में, जो आपका रेडिकल है, राइट, रेडिकल इज गोइंग टू गिव राइज टू द प्राइमरी रूट। ठीक है, आपका प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट बनाएगा, सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट बनेगा। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझो। ठीक है, जैसे मान लो दिस इज योर प्राइमरी रूट। ठीक है, ये जो निकला सेकेंडरी रूट है, और जो ये निकले टर्शियरी रूट से, ये ध्यान देना। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द टैप रूट सिस्टम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम मोनोकॉट्स में देखें तो व्हाट हैपेंस, आपका जो रेडिकल है वो प्राइमरी रूट तो बनाएगा, बट ये जो प्राइमरी रूट है ये बेसिकली डिफ्यूज हो जाता है। राइट, इट इज गोइंग टू गेट डिफ्यूज्ड, और एक टफ्ट ऑफ रूट्स अराइज होंगे कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो क्या होता है, लेटे से ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से रूट्स आपके अराइज होते हैं। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द फाइबरस रूट सिस्टम। ठीक है, एंड दिस फाइबरस रूट सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, मोनोकॉट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
हम बात करते हैं अब एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट इज अ रूट विच इज बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम अ नॉन रूट टिश्यू। ये बेसिकली किससे बनते हैं? ये आपके एक नॉन रूट टिश्यू से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं? नॉन रूट टिश्यू। हो सकता है स्टेम में, शूट में, कहीं पे बन रहा हो, राइट। एक चीज ध्यान देना, एडवेंटिशियस रूट्स बेसिकली आपके डायकॉट्स, ठीक है, और आपके मोनोकॉट्स, राइट। डायकॉट्स एज वेल एज मोनोकॉट्स दोनों में देखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कैन बी सीन इन डायकॉट्स एज वेल एज मोनोकॉट्स। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हमारे पास, जैसे ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड banyan tree। ठीक है, सो दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता है कि आपको जो एग्जांपल्स होते हैं वो एज इट इज रटने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहती है, राइट। सो वी आर डन विद द स्लाइड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है रीजन्स ऑफ रूट। देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लेट अस से हम ये एक कोई रूट ले रहे हैं, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग हियर अ टैप रूट, ओके। सो दिस इज अ रूट, राइट। अब रूट में जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, राइट। ठीक है, फिर यहाँ जैसे हम कहते हैं इसको द रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट। और जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ से थोड़े थोड़े रूट हेयर वगैरह निकले हुए हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, राइट। तो वही तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे जॉट डाउन भी किया है। ये डायग्राम आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है पॉइंट, दैट रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। एज इट इज पता होना चाहिए कि थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप है, ठीक है। रूट कैप का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द रूट एज द रूट इज डिसेंडिंग डाउन इनटू द ग्राउंड। रूट कैप हैज टू प्रोटेक्ट द रूट, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली इट हैज टू प्रोटेक्ट द रूट, ठीक है। आगे हम चलते हैं, द थ्री जोन्स विच वी वर टॉकिंग राइट नाउ, ठीक है। सबसे पहले आता है द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे ना इनके जो सेल्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं कि जो सेल्स हैं दे आर स्मॉल, दे आर थिन वॉल्ड, दे हैव अ डेंस प्रोटोप्लाज्म, ओके। स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉन्टिन्यूसली क्या करना है? इन्होंने कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन करनी है। ये ध्यान देना, इन्होंने क्या करना होता है? कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन करनी होती है। सेकेंड, the region of elongation. तो region of elongation में what happens? Actually, this region of elongation is responsible for growth of the root in length. मतलब अगर रूट को लेंथ में बढ़ाना है तो उसके लिए रीजन ऑफ इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये करते कैसे हैं? दिस इज एक्चुअली डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वैक्यूलाइजेशन। वैक्यूलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि इनमें वैक्यूल्स बनते हैं। एक्चुअली इलोंगेशन जोन में क्या होता है, जो आपके सेल्स हैं वो वैक्यूल्स बनाते हैं, और जब वैक्यूल्स बनेंगे एज अ रिजल्ट क्या होता है? रूट की लेंथ बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंस, द रूट हेयर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। तो आपको पता है रूट हेयर अच्छे से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, राइट। सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। लेट्स मूव ऑन। अब यार आपको पता है कि जो रूट होता है, रूट का जो मेन फंक्शन है, राइट, रूट का जो मेन फंक्शन है दैट इज एक्चुअली एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वो एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, मिनरल्स का हो सकता है, ओके। तो बट क्या होता है कि रूट एब्जॉर्प्शन के अलावा भी, एब्जॉर्प्शन के अलावा भी कुछ और काम करता है। तो उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन बी यूज टू स्टोर फूड, ठीक है। तो आपको बस एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं कि आपका जो कैरेट और टर्निप होता है, ठीक है, कैरेट एंड टर्निप दे आर एक्चुअली योर टैप रूट्स, ठीक है। और आपने जो स्वीट पोटैटो, ठीक है, होता है जिसको हम कचालू भी कहते हैं, तो स्वीट पोटैटो इज एक्चुअली योर एडवेंटिशियस रूट। सिंपल, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्टिंग रूट्स, ठीक है। सो प्रॉप रूट्स इन केस ऑफ banyan ट्री, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका banyan ट्री है, banyan ट्री के पास होते हैं प्रॉप रूट्स, और आपका जो मेज और शुगर केन है इनके पास कौन से रहते हैं? स्टिल्ट रूट्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, अब ज़रा थोड़ा सा ना आपको मैं यहाँ पे चीज़ें समझा देता हूँ। एक्चुअली प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स में थोड़ा सा फ़र्क रहता है, ठीक है। आपके जो प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम प्रॉप रूट्स की बात करते हैं जो banyan ट्री में है, तो ये दो काम कर रहे हैं। एक तो जो सबको पता है
सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, मतलब ये बैनियन ट्री को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, राइट। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है तो खाली अपने रूट से उसका एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉप रूट्स भी उसमें हेल्प कर रहे हैं। वेयर एज अगर हम स्टिल्ट रूट्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, स्टिल्ट रूट्स की बात करें, तो स्टिल्ट रूट्स के केस में स्टिल्ट रूट्स का काम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, ओनली एंड ओनली सपोर्ट, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प नहीं करते। थोड़ा सा अगर आप चाहते हो तो मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ कि स्टिल्ट रूट्स एक्चुअली दिखते कैसे हैं। लेटेस्ट से अगर आपने देखा होगा कभी मक्की का पौधा देखा हो, मेज़ का पौधा देखा हो, तो ऐसा जैसा होता है वो, ऐसे, राइट। ये यहाँ पे जो लोअर नोड्स होते हैं ना, लोअर नोड्स मतलब लोअर पोर्शन पे जो नोड सिचुएटेड है, वहाँ से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे भी है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड द स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड द स्टिल्ट रूट्स। बन गई बात, समझ आ गई, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज डन। अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द स्टेम, ठीक है। तो यार स्टेम देखो, जैसे हमने रूट की बात की वैसे अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे स्टेम की, ठीक है। तो हम अब स्टेम पे आ जाते हैं। तो अगर हम स्टेम पे देखें तो सबसे पहली चीज़, स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज़रा ध्यान दें, दे हैव नोड्स, दे हैव इंटरनोड्स। समझा देता हूँ नोड्स और इंटरनोड्स होते क्या है, ठीक है। देखो, लेट अस कंसीडर कि आपके पास कोई एक स्टेम है, ठीक है, इस तरह से, तो ये कोई स्टेम है। तो अब इस पॉइंट पे थोड़ी सी ऐसे स्वेलिंग जैसी दिखने को मिलती है आपको, राइट, ऐसे को होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी होगा एक ऐसा, है ना। तो ओके, तो जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना, जो ये स्वेल्ड पोर्शन है, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स। ये भी नोड है, ये भी नोड है। अब दो नोड के बीच की जो जगह होती है ना, दैट इज कॉल्ड योर इंटरनोड, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड, ठीक है। अब जरा इस लाइन को ध्यान से देखो, लीव्स आर बोर्न ऑन नोड्स बट बोर्न ऑन द स्टेम, मतलब लीव्स का जो जन्म होता है, क्या चीज होती है लीव्स का जो जन्म होता है, राइट, वो कहाँ होता है, नोड्स पे। इन नोड्स पे एक्चुअली आपकी एक लीफ बॉर्न होगी, ठीक है। बट दे आर बोर्न ऑन स्टेम। बोर्न ऑन स्टेम का मतलब है कि ये चिपके हुए कहाँ पे हैं, स्टेम पे चिपके हुए हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो इफ़ यू वांट तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि लीव्स दे आर बोर्न ऑन द नोड्स बट दे आर बोर्न ऑन द स्टेम। लीव्स आर बोर्न मतलब ये बनते कहाँ हैं, नोड्स पे। लीव्स बनते हैं नोड्स पे बट लगे कहाँ हैं, स्टेम पे। ये इसका मतलब है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनोड्स के लिए है। इंटरनोड्स आर द प्लेसेस बिटवीन द टू नोड्स, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन थी, मैंने एज इट इज लिख दी। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कुछ समझाने की ज़रूरत इसमें है नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास है यार, आपको पता है जो स्टेम में, स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। बट उसके अलावा भी ये कुछ और काम करता है, जैसे रूट कर रहा था, ठीक है। तो हम एक एक काम को अब पढ़ने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं फूड। सो दे कैन बी मॉडिफाइड to store the food. Underground stems of potato, ginger, turmeric, ज़मीनकंद एंड कोलोकेशिया, ये आपको एज इट इज़ रटने पड़ेंगे कि आपके जो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद एंड कोलोकेशिया हैं, दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये पता होना चाहिए कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद एंड कोलोकेशिया, दे आर ऑल अंडरग्राउंड स्टेम्स। ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ है जो एनसीईआरटी ने लिखी है, दे आर ऑल्सो द ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। इसका मतलब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, लेट अस से हमारे पास कोई पोटैटो है, ठीक है। लेट अस से वी आर हैविंग अ पोटैटो, ठीक है। अब पोटैटो पे क्या चीज़ होती है, पोटैटो पे आइज होती है, राइट, आइज, या जिनको हम बर्ड्स भी कहते हैं। अब लेट अस से अभी बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, सो बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका जो ऊपर प्लांट है वो तो मर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पोटैटो तो ज़मीन के अंदर ही रहेगा, राइट। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली प्लांटलेट बनना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट एक न्यू प्लांट बन जाएगा इससे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है, ओके। तो एज अ रिजल्ट इसने क्या हेल्प किया, इसने बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने में हेल्प किया। अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है, ये डोरमेंट रहेगा, ठीक है, और फेवरेबल कंडीशंस में आकर ये नया प्लांट बना देगा। तो एज अ रिजल्ट इट इज हेल्पिंग टू फाइट अगेंस्ट द अनफेवरेबल कंडीशंस। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। एनसीईआरटी पॉइंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, सपोर्ट। तो यस, सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टेम टेंड्रिल्स फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेप वाइन्स एंड गॉड्स। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रेप वाइन्स एंड गॉड्स है, ठीक है, इनके केस में व्हाट हैपन्स, आपके स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा समझना चीज़ों को, यही समझाता हूँ। लेट अस से आपके पास ये स्टेम है, ठीक है, लेट अस से आपके पास ये लीफ है। ये लीफ का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं ये एक्सिल, ठीक है। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सिल। सो दिस पोर्शन इट इज एक्चुअली नोन एज द एक्सिल ऑफ द लीफ, ओके। अब यहां से क्या हो सकता है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड क्या करती है, एक टेंड्रिल बना देगी, ठीक है। इस टेंड्रिल को हम क्या कहते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स। सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द स्टेम टेंड्रिल्स। ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, ये आपको ग्रेप वाइन्स एंड गॉड्स में देखने को मिलेंगे, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं थॉर्न्स। थॉर्न्स में क्या हो जाएगा, थॉर्न्स में बेसिकली यहाँ पे जैसे एक टेंड्रिल बना है, सिमिलर वे में एक थॉर्न बन जाएगा, और थॉर्न थोड़ा वुडी जैसा रहता है, ठीक है। तो उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम सिंपल सा है कि उसको प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल्स, जो घास चरने वाले एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है, उनसे बचा देते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल आपको एज इट इज़ रटना पड़ेगा, सिट्रस एंड बोगनवेला। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आपको कोई आइडिया मिल जाए कि या शॉर्टकट मिल जाए, या आपको एज इट इज़ लर्न करने ही पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, द स्टेम इज फ्लैटेंड इन केस ऑफ ओपिंशिया एंड सिलेंड्रिकल इन केस ऑफ यूफॉर्बिया। ज़्यादा नहीं डरना है भाई, ये जो ओपिंशिया एंड यूफॉर्बिया है, ये दोनों के दोनों कुछ नहीं है, क्या है, कैक्टस की स्पीशीज है। पहले तो ये समझ लो कैक्टस की स्पीशीज है, ठीक है। अब देखो ऑपिंशिया में क्या होता है ना, जो स्टेम है वो बिल्कुल फ्लैट है, कैसी है, फ्लैट। और यूफॉर्बिया के केस में कैसी है बच्चों, सिलेंड्रिकल है। जरा ध्यान दो, कैसी है, सिलेंड्रिकल, ध्यान देना इस चीज़ को। अब यार ऐसे आप ध्यान रख सकते हो इसको कि यूफॉर्बिया ना, जैसे तो यूफॉर्बिया मतलब अगर आप जैसे इसको प्रोनाउंस करते हो तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोटू मोटू सी चीज़ है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अच्छा वो सिलेंड्रिकल है, और ओपिंशिया तो फिर फ्लैटेंड हो जाएगा। और इसका काम क्या है, इसका सिंपल सा काम है स्टेम का, कि इट इज गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्यों भाई, पत्ते क्या कर रहे हैं यहाँ, अरे पत्ते पता तो है हमें, पत्ते तो कांटे बन चुके हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फ्लैटेंड स्टेम कर सकती है या सिलेंड्रिकल स्टेम कर सकती है, दैट्स इट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं किस पे, रनर्स पे, ठीक है। अब यार पहले आपको समझ भी तो आना चाहिए ना, मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली कि क्या चीज़ कैसी होती है, तभी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली रनर किसको कहते हैं, ठीक है, ओके। सो अब रनर में ज़रा एक चीज़ देखो, रनर में क्या होता है, लेट अस से हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, लेट अस से हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं। अब यहाँ से नोड से क्या होगा ना, एक ब्रांच निकलेगी, ठीक है, और यहाँ पे एक नया प्लांट बना देगी, फिर एक और निकलेगी, एक और प्लांट बना देगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं रनर। इसको हम क्या कहते हैं, रनर। मतलब क्या कहते हैं, ये बिल्कुल लाइन में एक के बाद एक के बाद एक प्लांट्स बनाते जाते हैं, ठीक है। तो रनर भी बेसिकली एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ही है, ये ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में देखा जाता है। रनर का एक इंपॉर्टेंट फीचर ध्यान देना कि बेसिकली अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रिकल होगा तो ये फर्दर प्रोपिगेट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर बीच में ऑब्स्टिकल है तो ये प्रोपिगेट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान दो, ठीक होगी बात। क्यों बताया, क्योंकि जो अगले वाले हैं आर्च्ड रनर्स, ये प्रोपिगेट कर सकते हैं अगर ऑब्स्टिकल हो भी। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होता है, लेट अस से दिस इज योर प्लांट, ठीक है, ये आपका प्लांट है। अब लेट अस से यहाँ कोई ऑब्स्टिकल आपने रख दिया, कोई ऑब्स्टिकल रख दिया, तो ये आर्च्ड रनर्स होते हैं, ये ऊपर से निकल जाते हैं, तभी तो कहा आर्क, ये जो आर्क जैसी बनी इस वजह से, सो दे आर कॉल्ड आर्च्ड रनर्स। तो आर्च्ड रनर्स किस में देखे जाते हैं, दे आर सीन इन केस ऑफ मिंट एंड जैस्मिन।
तो आर्च्ड रनर्स किस में देखे जाते हैं? मिंट और जैस्मिन में देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आती हैं? रोजेट लीव्स। अब यार रोजेट लीव्स भी पहले आपको मैं क्लियर तो करूं कि रोजेट लीव्स का फंडा क्या है, ऐसे रट के क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोजेट लीव्स की। ओके, रोजेट लीव्स में व्हाट हैपेंस बेसिकली सिर्फ मतलब देखो एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक सिंगल इंटरनोड होता है, मतलब एक ही इंटरनोड होगा। लेट अस से ये आपका इंटरनोड है, ये दो नोड थे ना, ये इंटरनोड है। इसी से निचली तरफ से रूट निकल जाएंगे, ऊपरली तरफ बहुत सारी ऐसे करके लीव्स निकल जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रोजेट लीफ कहते हैं, राइट। तो ये किस में देखा जाता है? इट इज सीन इन केस ऑफ पिस्टिया एंड इकोराइना, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको रटने ही है, बट साथ में मैं आपको अंडरस्टैंडिंग भी दे रहा हूँ कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं दे आर एक्चुअली और सकर्स, ठीक है। अब जिनके गंदे दिमाग है उनको कुछ और आ रहा होगा, बट ज़रा ध्यान दो, फोकस करो। सकर्स में एनसीईआरटी की मैंने पूरी लाइन उठाई है, दैट दे ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ओब्लिकली अपवर्ड्स गिविंग राइज टू द लीफी शूट। एग्जाम्पल क्या क्या है? बैनियन, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम, ठीक है। होता क्या है? लेटर से मेरे पास कोई ये प्लांट है, ठीक है। अब ये है, अब क्या होगा? इसकी यहाँ से बेस ऑफ द स्टेम से एक चीज़ निकलेगी, ऐसे ऐसे वो ग्रो करेगी काफ़ी टाइम तक, और फिर ऊपर आएगी और एक नया प्लांट बना देगी, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड योर सकर्स, ठीक है। तो हो सकता है एनसीईआरटी में एक्चुअल ये टर्म्स यूज़ ना हुई हो, सकर्स, आर्च्ड रनर्स, बट उनको एक्चुअली यही कहते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया है, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ के चलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है। सो we are done with the modifications of the stem. Now we're gonna move towards our next organ, leaf. लीफ का मेन फंक्शन तो सबको पता है, क्या करना है? फोटोसिंथेसिस करनी है। तो लीफ का मेन फंक्शन क्या है भाई जी? कि इसको फोटोसिंथेसिस करनी है। साथ ही साथ ये क्या करता है? रिकॉल करने के लिए कह रहा हूँ जस्ट, ठीक है। ट्रांसपीरेशन भी करता है, ठीक है। तो ये दो मेन फंक्शन है, बाकी हम देखते हैं। सो लीफ इज बोर्न ऑन द स्टेम, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। एक्सिलरी बड्स लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच। तो एक्सिलरी बड जो होती है ना, एक्सिलरी बड आपको याद होगा, ये एक पत्ता है, यहाँ पे जो बड है इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। तो ये एक्सिलरी बड बेसिकली एक ब्रांच भी बना सकती है, हो सकता है कि ये एक फ्लावर बना दे। ये ध्यान देना, हो सकता है ये एक फ्लावर बनाते, तो ब्रांच भी तो फ्लावर भी। लीव्स आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। अब जरा इस चीज को समझना, एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, एक्रोपिटल आगे भी ये चीज आएगी, इसलिए अभी समझ लो, ठीक है। तो एक्रोपीटल का मतलब जरा आपको क्लियर कर दूं। एक्रोपीटल का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जैसे एक लीफ है, ये भी एक लीफ है, यहां लीफ है, यहां भी लीफ है। एक्रोपीटल का मतलब होता है जो ओल्डर जनरेशन है वो नीचे है और जो यंगर जनरेशन है वो ऊपर है। ध्यान दो, एक्रोपीटल का मतलब क्या होता है? एक्रोपीटल का सिंपल सा मतलब होता है कि यंगर जनरेशन एट द टॉप एंड ओल्डर जनरेशन एट द बॉटम, दिस इज कॉल्ड एक्रोपीटल ऑर्डर। तो वही यहां पे लिखा है, दैट लीव्स आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर, मतलब जो पुराने लीफ हैं, जो पुराने पत्ते हैं, वो प्लांट के बेस में होंगे, नए नए पत्ते जो हैं वो ऊपर ऊपर होंगे, ठीक है जी। ओके, अब हम बात करते हैं लीफ के तीन पार्ट्स होते हैं। लेट अस से आपके पास ये कोई एक लीफ है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड योर लेमिना या फिर लीफ ब्लेड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेटियोल, ठीक है जी। और यहाँ पे जहाँ से ये जुड़ा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड योर लीफ बेस। सिंपल सी बात है, वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। लेमिना का काम क्या है कि इसको सनलाइट में पकड़ के रखो, ठीक है। पेटियोल का काम है इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और सपोर्ट, और लीफ बेस इसको अटैच रखता है, ठीक है। अब एक चीज होती है कि कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार जरा ध्यान दो, यहाँ पे कुछ दो आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। उन दो स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है? उनको हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। तो ये ध्यान दो, तो इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम जस्ट क्या है? इनका काम थोड़ा सा बस सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम है,
बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो 2 लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसकी बात हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज है। मोनोकॉट के केस में व्हाट हैपेंस, द लीफ बेस इज कंप्लीटली एनशीदिंग द स्टेम। इसका जरा आप मतलब समझो, ठीक है। देखो मोनोकॉट्स के केस में व्हाट हैपन, जैसे मान लो यही लीफ हम ले लेते हैं, तो ये जो लीफ बेस है ना, ये स्टेम को पूरा कवर कर देगा, ऐसे एनशीद कर देगा, ठीक है। तो ये इसको पूरी तरह से ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली किस में देखा जाता है ये चीज़, मोनोकॉट्स के केस में। अगर हम अगर हम अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें तो वहां पे यही लीफ बेस इट इज स्वॉलन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पुलवेनस कंडीशन। मतलब आपका जो ये लीफ बेस है, आपका जो ये लीफ बेस है, यहाँ पे आ जाओ इस पत्ते पे, ये लीफ बेस इस तरह से ऐसा स्वॉलन जैसा रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पुलवेनस कंडीशन कहते हैं। किसमें देखी जाती है, ये ध्यान देना, लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखी जाती है। ओके, सो अब आपको पता है यार, जैसे कोई लीफ होती है, जैसे हम इसी लीफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेन्स होती हैं, ठीक है, वेनलेट्स भी होती हैं। अब ये इनका काम क्या है, वेन्स और वेनलेट्स का। सो वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ बेस, टू द लीफ बेसिकली, एंड एक्ट एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो दो काम है, एक काम क्या है कि लीफ जो सरफेस है या जो लीफ ब्लेड है एक्चुअली, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराना। दूसरा काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर मिनरल्स फूड, इसको ट्रांसपोर्ट करना। तो एक प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, दूसरा ट्रांसपोर्टिंग वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। दैट्स इट। तो वी आर डन विद द स्लाइड। आगे चलते हैं, वी आर गोना टॉक अबाउट वेनेशन। अब यार वेनेशन क्या चीज़ है, देखो वेनेशन का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन, अभी बहुत सी ऐसी रिलेटेड टर्म्स आएंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ। तो अगर हम वेनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है इसकी, ठीक है। दैट वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। मतलब आपकी जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट का पैटर्न है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। तो दो टाइप्स की वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायकॉट्स। पैरेलल वेनेशन किसका है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोनोकॉट्स। क्या होता है दोनों एक बार बता देता हूँ। रेटिकुलेट वेनेशन में व्हाट हैपेंस, लेट अस से ये आपके पास कोई लीफ है, ये आपने बीच में क्या बना दी, प्रिंसिपल वेन या मिडरिब जो हम कहते हैं, ये आपने यहाँ पे क्या बना दी, लेटरल वेन्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या बना दी, वेनलेट्स। तो मतलब आप देख रहे हो एक नेटवर्क अरेंजमेंट है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड योर रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में व्हाट हैपेंस, पैरेलल वेनेशन में लेट अस सी हमारे पास एक लीफ है, ये बीच की आपने क्या बना दी, मिडरिब या प्रिंसिपल वेन, और बाकी सारी भी ऐसी ही होती हैं, उतनी ही, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक नेटवर्क जैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्या है, आपके पास प्रिंसिपल वेन है और आपके पास लेटरल वेन्स है, ठीक है, और सारी एक जैसी दिखती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारे पास आता है कि बेसिकली और दो टाइप्स की लीव्स हो सकती है, वी कैन हैव अ सिंपल लीफ, वी कैन हैव अ कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो दोनों में आपको पहले मैं फ़र्क समझा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। अगर हम एक सिंपल लीफ की बात करें तो लेट अस से ये एक लीफ है, सिंपल लीफ में व्हाट हैपेंस इज द इंसिजन हैज नॉट रीच्ड द मिडरिब। इंसिजन का मतलब होता है कि यहाँ से वो थोड़ा सा अंदर को हो जाए, बट इतना हो कि वो मिडरिब तक ना पहुंचे, ठीक है। तो एक्चुअली सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, सिंपल लीफ में व्हाट हैपेंस इज आपका जो लीफ मार्जिन है, ये वाला, ये जो है, ठीक है, लीफ मार्जिन है, वो बेसिकली आपका कॉन्टिन्यूस होता है, ये ध्यान दो, ठीक है। तो ध्यान देना, आपका जो एक सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ के केस में द लीफ मार्जिन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। देयर इज नो इंसिजन, इफ देयर इज इट इज नॉट रीचिंग द मिडरिब, ये ध्यान दो, इंसिजन डज नॉट रीच द मिडरिब। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास क्या आता है, कंपाउंड लीफ आता है, ठीक है यार। अब देखो कंपाउंड लीफ की बात भी कर लेते हैं। कंपाउंड लीफ में व्हाट हैपेंस, जो इंसिजन है, ठीक है, इट हैज रीच्ड द मिडरिब, ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट ये मिडरिब को छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड कर देता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द लीफलेट्स, ठीक है। और ये जो मिडरिब है जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड योर रैकस, ठीक है। तो
इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड लीफ वेयर द इंसिजन्स हैव रीच्ड द मिडल। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारे पास आता है, ठीक है, आगे चले तो हमारे पास आते हैं टू टाइप्स की अब कंपाउंड लीव्स जो होती हैं। कंपाउंड लीव्स दे कैन बी आइदर पिनेटली कंपाउंड और दे कैन बी पैल्मेटली कंपाउंड। ठीक है, अब यार इसको भी समझा देते हैं क्योंकि जब सारी चीज़ें समझा रहे हैं तो ये तो बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि कौन सी लीफ कैसी होती है। ओके, पिनेटली कंपाउंड लीफ एक्चुअली यही है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई है। दिस इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो मिडरिब है, आपकी एक सिंगल मिडरिब है, एक सिंगल मिडरिब, ध्यान दो, एक सिंगल मिडरिब है, वो बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइडेड है। और ये जो डिवाइडेड मिडरिब है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रैकिस। सिंपल हो गया, दिस इज कॉल्ड अ पिनेटली कंपाउंड लीफ। और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीम, रट लो इसको। पैल्मेटली कंपाउंड कैसी दिखती है? पैल्मेटली कंपाउंड में लेटेस्ट से ये आपका पेटियोल था, क्योंकि ये नीचे हम मान लेते हैं स्टेम है, और पेटियोल की टिप से वो सारे अटैच रहते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली योर पैल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, और पैल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है क्या? सेल कॉटन, उसको रट लो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वी आर हैविंग द टर्म फिलोटैक्सी विद अस। तो अगर हम फिलोटैक्सी की बात करें तो फिलोटैक्सी क्या है? मैंने कहा था ना काफ़ी रिलेटेड टर्म्स आएंगी, तो ज़रा आपको पता होना चाहिए। फिलोटैक्सी क्या है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। मतलब आपके जो स्टेम है उसमें लीव्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसको हम कहते हैं फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी तीन टाइप्स की हो सकती है। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी हो सकती है, ऑपोजिट फिलोटैक्सी हो सकती है, या वर्ल्ड फिलोटैक्सी हो सकती है। ठीक है, एक एक की बात करेंगे। लेट्स बिगिन। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी में व्हाट हैपेंस इज कि लेट अस से हमारे पास ये कोई स्टेम है, ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है वे लीव्स आर अरेंज्ड वन ऑन ईच नोड। मतलब एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ होगी। एक यहाँ बना देते हैं, इस नोड पे भी एक ही होगी, इस नोड पे भी एक ही होगी, इस नोड पे भी एक ही होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिए बना दिया। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी इसको कहते हैं हम। कहाँ है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ये तो आपको एज इट इज रटने ही पड़ेंगे, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ऑपोजिट फिलोटैक्सी। द टू लीव्स एट ईच नोड आर प्रेजेंट। लेट अस से ये आपके पास कोई स्टेम है, इस नोड पे दो लीव्स होंगी, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज योर ऑपोजिट फिलोटैक्सी। और एक इसमें देखा जाता है कैलोट्रोपिस एज वेल एज गुआवा, राइट। थर्ड हमारे पास क्या आता है? द वर्ल्ड फिलोटैक्सी। अब जो आपका वर्ल्ड फिलोटैक्सी है, वर्ल्ड फिलोटैक्सी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फिलोटैक्सी, लेट्स टेक ऑरेंज। ठीक है, वर्ल्ड फिलोटैक्सी में व्हाट हैपेंस? लेट अस से आपकी स्टेम है, ठीक है, मोर देन टू लीव्स आर प्रेजेंट एट वन नोड। ठीक है, मतलब इसी नोड पे दो से ज़्यादा लीव्स, एक लीफ, दो लीफ हो सकता है, या तीसरी लीफ हो सकता है, या चौथी लीफ हो। सो दिस इज एक्चुअली योर वर्ल्ड फिलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल क्या है? खाली एक ही है, एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया, उसको रट लो। आगे चलते हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। पहले भी बता चुका हूँ, लीव के दो ही फंक्शन मेन हैं, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा ट्रांसपिरेशन। उसके अलावा लीफ खुद को मॉडिफाई कर सकती है अलग अलग कार्यों के लिए। सबसे पहले सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या हो सकता है? या तो लीफ टेंड्रिल्स हो सकते हैं, जैसे पीस में है। होता क्या है, मैंने देखो आपको एक चीज़ बताई थी अभी, क्या क्या बताया था? पिनेटली कंपाउंडली बताई थी, राइट, जिसमें ऐसे 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 ऐसे। तो हो सकता है किसी एक पिन्ना से एक टेंड्रिल निकल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड योर लीफ टेंड्रिल। ठीक है, और लीफ टेंड्रिल देखे किस में जाते हैं? पीस में देखे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, स्पाइंस। स्पाइंस में क्या हो सकता है? आपके जो लीव्स हैं वो खुद को किस चीज़ के लिए? डिफेंस के लिए स्पाइंस में मॉडिफाई कर सकते हैं। कहाँ? एग्जाम्पल कैक्टस, सिंपल। अब लीव्स फूड भी स्टोर कर सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है? अनियन एंड गार्लिक, हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग केस आता है दैट इज एक्चुअली ऑफ ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, उसको ज़रा समझा देते हैं। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया के केस में व्हाट हैपेंस, एक अरेंजमेंट ऑफ लीफ देखी जाती है, एक कंडीशन देखी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? फाइलॉड लीफ। फाइलॉड लीफ में क्या होता है? इनका जो एक्चुअली लीफ ब्लेड है या लेमिना है, वो काफ़ी जल्दी विदर ऑफ हो जाता है। ठीक है, वो काफ़ी जल्दी क्या हो जाएगा? विदर ऑफ हो जाएगा, राइट। तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पेटियोल है, ठीक है, पेटियोल बेसिकली आपका एक्सपैंड होता है और अब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ये ध्यान देना है।
ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, फाइलॉइड लीफ इसको हम कहते हैं। ये कहाँ देखा जाता है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया का केस है, वेयर इन द पेट्यूल्स दे एक्सपैंड, दे बिकम ग्रीन एंड दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज द फूड फॉर यू। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सो यहाँ पे द लीव्स आर मॉडिफाइड एंड दे बेसिकली हेल्प देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये क्यों है, ऑल्दो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट जस्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिमांड दे हैव टू बेसिकली डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है। आगे लेट अस मूव ऑन। अब आ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इन्फ्लोरेसेंस। ओके, अब इन्फ्लोरेसेंस क्या है ज़रा समझना। जैसे मैंने सारी डेफिनेशन बताई, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, ऑन द फ्लोरल एक्सिस, राइट। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इस चीज़ को ध्यान में लेना, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अब जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर क्या है, फ्लावर, तो फ्लावर इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड शूट। हम उस फूल की बात नहीं कर रहे हैं जो आप कुछ स्पेशल दिनों में लोग को गिफ्ट करते हो, हम इन जनरल फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो आओ समझते हैं फ्लावर। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है, ओके, इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। एक्चुअली क्या होता है, जो आपका सैम होता है ना, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम, पता होगा। लेट अस से आपको पता है ये शूट है, ये रूट है। शूट के टिप पे जो होता है दैट इज़ एक्चुअली योर शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट के टिप पे जो होता है दैट इज़ योर रूट एपिकल मेरिस्टेम। वेरी सिंपल थिंग्स, राइट। तो आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो खुद को मॉडिफाई कर देता है टू बिकम द फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली हाउ अ फ्लावर इज मेड। आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो खुद को फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है, और इंटरनोड्स दे डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सेस गेट्स कंडेंस्ड। अब इंटरनोड्स मतलब, अरे यार ये है, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये इंटरनोड। अब इंटरनोड जो है ये एक्सपैंड नहीं होने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू इलोंगेट, ठीक है, रादर दे आर गोइंग टू गेट कंप्रेस्ड, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे जो फ्लावर के वर्ल्स है ना, ठीक है, वो एक साथ आ जाते हैं और एक फ्लावर बन जाता है, ठीक है। When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. इसका ज़रा आपको मतलब समझाते हैं। देखो, लेट अस से हमारे पास कोई एक प्लांट है, ठीक है, और इसकी जो ये शूट टिप है ना वो टर्मिनेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज सॉलिटरी, मतलब ये एक फूल तो बना देगा, ठीक है, बट अकेला ही रहेगा। इस फूल के साथ यहाँ पे ना कोई दूसरा फूल नहीं बनेगा। इधर इधर बन सकते हैं बट यहाँ नहीं बनेगा। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड योर सॉलिटरी अरेंजमेंट। मतलब कि बेसिकली इफ द शूट टिप इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द फ्लावर, देखो यहाँ पे शूट टिप ट्रांसफॉर्म हुई ना फ्लावर के लिए, सो इट इज सॉलिटरी, मतलब अकेला ही रहेगा। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेला या आइसोलेटेड रहेगा, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है दो टाइप्स की इन्फ्लोरेसेंस जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, रेसिमोस एंड साइमोस। ऐसा बिल्कुल मत सोचना भाइयों और उनकी बहनों कि सिर्फ दो ही इन्फ्लोरेसेंस एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा और भी इन्फ्लोरेसेंसेज हैं जो प्लांट फैमिलीज में आपको देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पे मेनली दो इन्फ्लोरेसेंसेज की बात हुई है। अब इनको समझाने के लिए मुझे चाहिए जगह, तो लेट अस से हम इनको पहले हटा देते हैं, थोड़ी सी हमें जगह चाहिए। जगह का यहाँ अभाव है। अच्छा जी, लो भाई जी, ये तो गयो, अब आओ आपको समझाते। देखो, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में व्हाट हैपेंस, देखो जो यहाँ पे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स देखा जाता है। एक्रोपिटल पहले भी समझाया था। एक्रोपिटल का मतलब होता है, एक्रोपिटल का मतलब होता है, क्या होता है भाई, कि जो आपके लेटे से ये फूल है, ठीक है, मान लेना ये फूल है, ओके, तो जो आपके ओल्डर फ्लावर्स है, ठीक है, वो नीचे होंगे, जो आपके यंगर फ्लावर्स है वो ऊपर होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एक्रोपीटल अरेंजमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्रोपीटल अरेंजमेंट। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट। और यहाँ पे जो आपका ये मेन एक्सिस है ना, इट बेसिकली कॉन्टिन्यूज टू ग्रो, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। तो मेन एक्सिस जो है इट कॉन्टिन्यूज टू ग्रो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्रोपीटल। एक्रोपीटल का मतलब होता है ओल्डर जनरेशन नीचे होगी, यंगर जनरेशन ऊपर होगी, और जो इसका टिप है इट इज़ गोइंग टू कॉन्टिन्यू टू ग्रो, वो रुकेगा नहीं,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस में क्या होता है, कतई उल्टा होता है। जो आपका शूट की जो टिप है ना वो सबसे पहले फ्लावर बनाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ओल्डर जनरेशन है वो ऊपर होंगी, यंगर जनरेशन है वो नीचे होंगी। ओल्डर ऊपर, यंगर नीचे, ठीक है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में व्हाट हैपेंस, द मेन एक्सिस इट टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू ग्रो, ठीक है। तो आपका जो मेन एक्सिस है इट डज नॉट ग्रो, ठीक है। तो आपका जो मेन एक्सिस है इट डज नॉट ग्रो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो आई होप आपको ये क्लियर है। हाँ, एक चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ वो ये कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मतलब फ्लावर्स का ये अरेंजमेंट कि ओल्डर ऊपर होते हैं, यंगर नीचे, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द बेसी पेटल अरेंजमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द बेसी पेटल अरेंजमेंट, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द बेसी पेटल अरेंजमेंट। सो विदाउट फर्दर डिलेज ये हो गया आपको क्लियर। हम आगे चलते हैं फ्लावर। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्लावर की अब हम बात करने वाले हैं। तो फ्लावर में कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब जनरल पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ whorls आर अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक और द पेडिसल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल, ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं, थैलेमस और रिसेप्टिकल पे आपके ये सारे अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा थोड़ा आपको मैं समझा भी देता हूँ। लेटर से आपके पास ये नीचे से जो आपका स्टॉक है या पेडिसल है उस पर ना ऐसा स्वॉलन सा पोर्शन होता है और उसके ऊपर आपका कौन बैठता है, पूरा फ्लावर बैठता है, ठीक है। अब इस स्वॉलन से पोर्शन को हम कहते हैं थैलेमस और इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल, ठीक है। पेडिसल और पेटियोल में कंफ्यूज मत होना कभी। पेटियोल होता था लीफ में, पेडिसल होता है आपका फ्लावर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका जो कैलिक्स एंड कोरोला है दे आर एक्चुअली दी एक्सेसरी वर्ल्स। हमें ऑलरेडी पता है क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और जो आपका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है दे आर एक्चुअली द रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। क्यों भाई, क्योंकि ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, अब आपको फंडा समझाएंगे हम किसका, पेरिएंथ का। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम लिली के केस में देखें तो लिली के केस में क्या होता है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आपके पास कैलिक्स है, ठीक है, या आपके पास कोरोला है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, ठीक है। वहां पे एक ही स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द पेरिएंथ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि लिली के केस में, ठीक है, हमारे पास पेरिएंथ देखा जाता है, कैलिक्स एंड कोरोला दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सिमिट्रीज। अलग अलग टाइप्स की सिमिट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। अब अलग अलग टाइप्स की सिमिट्रीज हैं तो हम यहाँ पे ब्रॉडली जो हम बात करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ सिमिट्रीज, ठीक है। वो कौन से हैं। नंबर 1 वी हैव द एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमिट्री, द जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री एंड थर्ड एसिमिट्री की सिमिट्री है ही नहीं। देखो, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमिट्री का मतलब है देयर आर एक्चुअली मल्टीपल प्लेन्स, ठीक है, यूजिंग विच वी कैन डिवाइड द फ्लावर into 2 parts, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल प्लेन्स, ओके। जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री मतलब बाइलेटरल सिमिट्री, मतलब वी आर हैविंग ओनली वन प्लेन यूजिंग विच वी कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब जरा आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे सबके, इनसे क्वेश्चन बनता है। मस्टर्ड चिली दतूरा किसका, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमिट्री, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, MCD, मस्टर्ड चिली दतूरा। जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री में क्या है, पी, बीन्स, गुलमोहर, केशिया, ठीक है। और एसिमिट्री का मतलब है देयर इज नो सिमिट्री, वो किस में देखा जाता है, कैना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट इज एक्चुअली द ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास हाइपोगाइनस कंडीशन, फिर आती है पेरीगाइनस कंडीशन और फिर आती है एपिगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है, हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि आपकी जो ओवरी है वो सबसे ऊपर सिचुएटेड है। ओवरी विद रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ल्स वो सबसे ऊपर अगर सिचुएटेड है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर कंडीशन, जिसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन, राइट। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, सिंपल।
पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट कर लो, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पेरीगाइनस में ओवरी क्या होती है, हाफ इन्फीरियर होती है। कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर। बोल सकते हैं, ऑप्शन आ सकता है कि वेदर इट इज हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर। सो आंसर क्या होगा, हाफ इन्फीरियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ध्यान देने हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, प्लम, पीच, रोज। हाफ इन्फीरियर का मतलब होता है दे आर ऑल लोकेटेड एट द सेम लेवल। मतलब ओवरी, एंड्रोशियम और बाकी जितने भी वर्ल्स हैं, दे आर ऑल लोकेटेड एट द सेम लेवल। एपिगाइनस कंडीशन का मतलब है ओवरी इज इंफीरियर, मतलब ओवरी आपकी नीचे है, बाकी सब उसके ऊपर चढ़े हुए, राइट। एग्जाम्पल क्या क्या है, गुआवा, ककम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सो दीज आर द थ्री very important conditions, namely the hypogynous condition, perigynous condition and the epigynous condition. ठीक है, क्लियर हो गया। now guys we are going to deal with each and every word in detail. हम एक एक वर्ड को अब लेंगे, ठीक है, इन डिटेल, और हम हर वर्ड की अब बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कैलिक्स की, ठीक है। तो कैलिक्स इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। आउटर मोस्ट वर्ल का मतलब क्या हुआ यार, आउटर मोस्ट वर्ल विद रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। मतलब जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरल डायग्राम में सबसे बाहर एक्चुअली हम कैलिक्स को बनाते हैं, तो दैट इज वाई हमने कहा इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। उसके बाद इट इज़ ग्रीन, इट इज़ लीफ लाइक एंड इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बडिंग स्टेज। ये इसका फंक्शन हो गया। इसका फंक्शन क्या है, इट हैज़ टू बेसिकली प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बडिंग स्टेज, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कैलिक्स बेसिकली आपका गैमोसेपेलस भी हो सकता है, ये पॉलीसेपेलस भी हो सकता है। जी से गैमो, जी से गम, गम क्या करता है, चिपका देता है। मतलब क्या होगा, आपके जो सेपल्स हैं वो चिपके हुए होंगे। ये देखो, ये एक सेपल, दूसरा सेपल, तीसरा सेपल साथ में चिपके हैं, दिस इज कॉल्ड गैमोसेपेलस कंडीशन। पॉलीसेपेलस का मतलब हुआ आपके तीनों सेपल्स अलग अलग हैं। ये देखो, तीनों अलग अलग हैं, 1 2 3, सो दिस इज कॉल्ड द पॉलीसेपेलस कंडीशन। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। वी हैव द कोरोला। अब कोरोला में दिया है दैट दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये इनका फंक्शन है, इनका काम क्या है, दे हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कोरोला या पेटल्स क्यों कलर्ड होते हैं, बिकॉज उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है कि हमारे पास आओ और हमारे लिए पॉलिनेशन करके जाओ। एनसीईआरटी की लाइन है दैट कोरोला इट कैन बी ट्यूबुलर, इट कैन बी बेल शेप्ड, इट कैन बी फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, ठीक है। सो ये ट्यूबुलर हो सकते हैं, बेल शेप्ड हो सकते हैं, फनल शेप्ड हो सकते हैं या व्हील शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होने वाली है एंड दैट इज एस्टाइवेशन। यार एस्टाइवेशन को आप ऐसे समझो दैट एस्टाइवेशन इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ petals with respect to other petals and sepals with respect to other sepals। तो एस्टाइवेशन जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ हम सेपल्स एंड पेटल्स के लिए ही यूज करते हैं, पहले तो ये समझ लो। दूसरा, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर पेटल्स। मतलब जब हम सेपल्स की बात कर रहे हैं तो हम सेपल्स की बात करेंगे, जब पेटल्स की तो फिर पेटल्स की। अब ये अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। वेलवेट एस्टाइवेशन का एग्जांपल क्या है हमारे पास, कैलोट्रोपिस। होता क्या है इसमें ना, ये बिल्कुल एंड टू एंड जुड़े होते हैं, 2 3 4 ऐसे, दिस इज कॉल्ड वेलवेट एस्टाइवेशन, ठीक है। ट्विस्टेड में क्या होता है, ट्विस्टेड में एक्चुअली आपका डायरेक्शनल ओवरलैप देखा जाता है। क्या देखा जाता है, डायरेक्शनल ओवरलैप, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। तो ट्विस्टेड में ऐसा होगा कि ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ठीक है, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली योर ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, ठीक है। सो दिस इज द ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन की एग्जाम्पल्स, द चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। तो इसमें कोई डायरेक्शनल ओवरलैप नहीं होता, जैसे मान लो ए कम्प्लीटली बाहर, ए कम्प्लीटली अंदर, फिर ऐसे 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 प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कह देंगे इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। एग्जाम्पल क्या है, केशिया एंड गुलमोहर। लास्ट आता है हमारे पास वैक्सिलरी या पैपलनेशियस एस्टाइवेशन, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें ये बटरफ्लाई के फॉर्म में अरेंज रहते हैं,
ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें रहती है, इसमें एक रहता है आपका स्टैंडर्ड रहता है, विंग्स रहते हैं, कील्स रहते हैं, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी से डायग्राम में देख सकते हो। जो मेन फंडा है वो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम्पल क्या है, पी एंड बी। बस मैं आपको कह रहा हूँ दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। आपको पता होना चाहिए वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है, ट्विस्टेड का चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन है, इम्ब्रिकेट का केशिया एंड गुलमोहर है, वेक्सिलरी का पी एंड बीन्स है। दैट्स इट, यू आर डन। ओके, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो हम बात कर रहे हैं अस्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल का मतलब होता है क्या, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। स्टेराइल का मतलब क्या हुआ यार, स्टेराइल का मतलब हुआ विच इज नॉट फर्टाइल, ठीक है। तो अस्टेराइल स्टेमिन, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेमिनोड। एनसीईआरटी का पॉइंट है। एपीपेटलिस कंडीशन ब्रिंजल में देखी जाती है, एग्जाम्पल रट लेना, समझा मैं देता हूँ। एपीपेटलिस का मतलब हुआ, लेटर से ये आपकी कोई पेटल है, ठीक है, मान लिया पेटल है, कुछ और बन गया थोड़ा सा, बट पेटल है। अब इस पेटल के ऊपर अगर आपका क्या कहते हैं एंड्रोशियम हो तो दैट इज कॉल्ड योर एपीपेटलिस कंडीशन। सिमिलर वे में एपीफैलिस कंडीशन लिली में देखी जाती है। मतलब यार आपको पता है ना, क्या पता है कि लिली के केस में पेटल सेपल नहीं होता, क्या होता है बच्चा, पेरिएंथ होता है। तो अगर उसी पेरिएंथ के ऊपर एंड्रोशियम बैठ जाए, मतलब पेरिएंथ के ऊपर अगर एंड्रोशियम बैठ जाए, दैट इज कॉल्ड योर एपीफाइलिस कंडीशन, ठीक है। तो एग्जांपल्स रख लेना। उसके बाद आता है मोनोएडेल्फिस, डायडेल्फिस एंड पॉलीएडेल्फिस, ठीक है। देखो पहले तो एग्जांपल एज इट इज रख लो। मोनोएडेल्फिस का एग्जांपल चाइना रोज, डायडेल्फिस का पीस, पॉलीएडेल्फिस का सिट्रस। समझा देता हूँ क्या होता है। एडेल्फिस मोनोएडेल्फिस का मतलब हुआ, लेटेस से ये आपने बनाए एंथिस, बना दी, ये 3 एंथिस और फिलामेंट्स के साथ मैंने बना दिए स्टेमन्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें मोनोडेल्फिस में क्या होता है, या डायडेल्फिस या पॉलीडेल्फिस, तीनों में सेम चीज़ रहती है। एंथर्स जो होते हैं दे आर फ्री, एंथर्स फ्री हैं, बट जो आपके फिलामेंट्स हैं दे आर फ्यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एंथर्स आर फ्री बट फिलामेंट्स आर फ्यूज। तो देख रहे हो फिलामेंट्स फ्यूज्ड है, एंथर्स फ्री है, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा, अगर ऐसा ऐसा, कैसा, ऐसा ऐसा मतलब जिसमें क्या कहते हैं एंथर्स फ्री है, फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा सिर्फ एक ही गुच्छा हो, ठीक है, एक ही गुच्छा हो, राइट, उसको हम कह देंगे मोनोएडेल्फिस। अगर ऐसे ऐसे 2 गुच्छे हो कह दूंगा डायडेल्फिस। ऐसे ऐसे अगर 2 से ज़्यादा गुच्छे हो कह दूंगा पॉलीएडेल्फिस कंडीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का एक और पॉइंट है जो यहाँ पे आ गया गलती से, ठीक है। तो उसमें क्या है कि देर इज़ अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल क्या रहता है, सेल्विया एंड मस्टर्ड। मतलब लेंथ ऑफ द फिलामेंट का मतलब हुआ कि लेटेस से हमारे पास 2 स्टेमेन बड्डे बड्डे और 2 स्टेमेन छोटे छोटे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। तो इसका एग्जांपल क्या है, सेल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं भाई जी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये तो हर बच्चे को पता है, ये तो बेसिक्स है, बेसिक्स। लो इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, ठीक है, और इसको कहते हैं ओवरी। दैट्स इट। ईच ओवरी हैज़ 1 और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा, ठीक है। तो आपको पता है यार, ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये नीचे एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम ज़्यादा बकवास करते नहीं हैं। इसी के साथ ये स्लाइड आपकी ख़त्म होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये स्लाइड होती है ख़त्म, ठीक है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज नाउ वी गोना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटेशन की, ठीक है। तो अब प्लेसेंटेशन क्या चीज़ है, देखो प्लेसेंटेशन की अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो, प्लेसेंटेशन इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवरी। मतलब जो ओव्यूल्स हैं वो किस तरह से ओवरी में अटैच्ड हैं, ठीक है, उनका पैटर्न क्या है अटैचमेंट का, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। तो ये चीज़ आपको समझनी है, पहले डेफिनेशन वाइज मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स की प्लेसेंटेशन है, 5 टाइप्स की प्लेसेंटेशन होती है, ठीक है। अब हम उनकी बात भी धीरे धीरे करते हैं।
सो लेट्स कंटिन्यू. सो वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ प्लेसेंटेशन. सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन. ठीक है. और सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है, एक्सैल प्लेसेंटेशन होती है, पैराइटल प्लेसेंटेशन होती है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होती है और बेसल प्लेसेंटेशन होती है. ठीक है, ये बता दी मैंने. अब जरा समझा भी देते हैं. मार्जिनल प्लेसेंटेशन में एनसीईआरटी की मैंने लाइन एज इट इज उठाई है. द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows as in P. ठीक है, इसमें मैं पहले बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना इस स्टेटमेंट में कि प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द कौन सा सचर पूछ सकते हैं, डॉर्सल की वेंट्रल सचर. ठीक है. एंड कितनी रोज में अरेंज्ड है, 2 रोज में. और ऑफ कोर्स एग्जाम्पल तो पता होना ही चाहिए, पी. अब मार्जिनल प्लेसेंटेशन में व्हाट हैपेंस ना कि यार ऐसा ऐसा देख लो. अब थोड़ा सा ना ये मैंने मटर बना दिया. क्या बना दिया, मटर. अब मटर में क्या होता है ना, एक्चुअली ये एक रिज जैसा बनाएगा, उसके ऊपर ओव्यूल होगा, यहाँ प्लेसेंटा भी है. ठीक है. एंड बेसिकली ऐसे ऐसे 2 होंगे. ठीक है. तो ऐसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, टू जस्ट हैव एन आइडिया. तो ओव्यूल्स दे आर एक्चुअली प्रेजेंट. ठीक है. यहाँ पे ये प्लेसेंटा है ना, देखो ये एक रिज बना, यहाँ प्लेसेंटा है. देखो यार थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ, इधर फोकस करने का. यहाँ पे जो इसका बेस है ना, बेस पे किस पे बेस पे. ठीक है. यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द रिज का जो टिप है इस पे क्या होगा, प्लेसेंटा. और उससे आगे क्या जुड़ा हुआ है, ओव्यूल. दैट्स इट. बस ये अरेंजमेंट पता होनी चाहिए. और ऐसी ऐसी 2 रोज होती हैं. आपको पता है यार मटर को जब खोलते हैं, ठीक है, तो वो 2 तरफ खुलता है ना, तो वही चीज़ है. उसके बाद आता है एक्सैल प्लेसेंटेशन. एक्सैल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, एक्सैल प्लेसेंटेशन में ऐसा दिखता है, लेट अस से कोई ओवरी है, यहाँ बीच में आराम से कौन विराजमान है, प्लेसेंटा. ये क्या लगाए मैंने, ये लगाए ओव्यूल. और यहाँ पे ना सेप्टा फॉर्मेशन दिखी जाती है. सो दिस इज एक्चुअली योर एक्सैल प्लेसेंटेशन. इसको हम क्या कहते हैं, एक्सैल प्लेसेंटेशन. ठीक है. तो एग्जांपल्स क्या हैं, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. ठीक है. नेक्स्ट आता है पैराइटल प्लेसेंटेशन. पैराइटल प्लेसेंटेशन में व्हाट हैपेंस, आपके पास ये ओवरी, ये आपने ओवरी बनाई, ये आपका बनाया प्लेसेंटा. ठीक है. यहाँ 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 ये लगे आपके ओव्यूल्स. तो यहाँ पे भी एक ऐसा बना देते हैं, यहाँ 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 ये ओव्यूल्स. ये जो ग्रीन पोर्शन जो डार्क हुआ हुआ है ना, दिस डार्क एंड ग्रीन पोर्शन, दिस इज एक्चुअली योर प्लेसेंटा. ठीक है. अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जब ये छोटू होता है तो बेसिकली सिर्फ एक ही चैम्बर्ड होता है. बट जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है. क्या बन जाता है, एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है. तो ये किस में देखा जाता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मस्टर्ड एंड आर्जिनोम. तो मस्टर्ड एंड आर्जिनोम के केस में ये चीज़ देखी जाती है. उसके बाद हमारे पास आता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. अब फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या होती है उसको भी जान लो. देखो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में बीच में आपके पास एक अच्छा जैसा प्लेसेंटा है. ये आपने एक ओव्यूल बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये ओवरी है. बस फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और एक्सैल प्लेसेंटेशन एक जैसी है. बस क्या फ़र्क है, यहाँ पे सेप्टा नहीं है. यहाँ पे आपका जो सेप्टा है, सेप्टा इज एब्सेंट. ये ध्यान देना. तो यहाँ पे सेप्टा एब्सेंट है. एग्जाम्पल क्या है, डायंथस एंड प्रिमरोज. ठीक है. लास्ट रह गया बेसल प्लेसेंटेशन. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना, बेसल प्लेसेंटेशन के केस में जो प्लेसेंटा है इट फॉर्म्स एट द बेस ऑफ द ओवरी. प्लेसेंटा कहाँ बनेगा, एट द बेस ऑफ द ओवरी. ठीक है. एंड इट इज़ हैविंग अ सिंगल ओव्यूल. ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, ऐसा जैसा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं इसका. ठीक है. यहाँ जैसे ये लोकेटेड होता है. तो बेसिकली इट इज़ अ सिंगल ओव्यूल एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी. कहाँ देखा जाता है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में देखा जाता है. सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. तो आई बिलीव कि आपको चारों टाइप्स की प्लेसेंटेशंस क्लियर होगी. साथ में आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल पी है, एक्सैल प्रेजेंटेशन का चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, पैराइटल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिनोम, फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज, बेसल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है हमारे पास सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. दैट्स इट. ठीक है, ईजी. आगे चलते हैं. अब 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं बिफोर बिगनिंग विद द फैमिलीज़. मैं पहले भी बता चुका हूँ, फैमिलीज़ आई वोंट बी टेकिंग अप इन दिस वीडियो. ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं. तो आ जाओ बात करते हैं फ्रूट की. सबको पता है, क्या पता है, बेसिक सी चीज़, फ्रूट एक्चुअली क्या है.
फ्रूट इज एक्चुअली योर राइपेंड ओवरी। जानते हो ना? और जानते हो ना भाई? ठीक है, तो फ्रूट क्या है? फ्रूट एक्चुअली आपकी राइपेंड ओवरी होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प किसको कहते हैं? पेरिकार्प होता है एक्चुअली फ्रूट वॉल। ठीक है, जो आपकी ना फ्रूट की जो वॉल होती है ना बाहर की, उसको पेरिकार्प कहते हैं। तो पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, फ्लेशी भी हो सकता है। अरे हमने ड्राई फ्रूट्स खाए हैं ना, तो उनका ड्राई होता है। हमने मैंगो खाया है, उसमें फ्लेशी होता है। तो अलग अलग होता है, राइट? सो इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू द 3 पोर्शंस। ये थोड़ा सा ही रीच करना पड़ेगा, ये ओवरी। हाँ, यस यस यस। तो हम ओवरी को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ओके। तो कौन से 3 पोर्शंस हैं? एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। कैसे अरेंज्ड कैसे रहते हैं? सबसे बाहर होगा एपिकार्प, उसके अंदर कौन होगा? मीजोकार्प, और सबसे अंदर क्या होगा बच्चों? एंडोकार्प। ऐसे चलने का। तो इजी काम समझ आ गया। अब हम स्पेशली बात कर रहे हैं किसकी? हम स्पेशली बात करने वाले हैं मैंगो एंड कोकोनट की। तो अगर हम मैंगो और कोकोनट की बात करें, तो मैंगो और कोकोनट जो है, इन फ्रूट्स को ना हमने क्लासिफाई करके एक कैटेगरी दी है, उसका नाम क्या है? ड्रुप। क्या कहते हैं हम इनको? ड्रुप। इंपॉर्टेंट क्या है? इनके पास मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज। सुपीरियर ओवरीज पहले ही कह चुका हूं, ओवरी सबसे ऊपर होगी, बाकी वर्ल्स नीचे होंगी। मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होता है? मोनोकार्पलरी का मतलब सिंपल होता है भाई साहब कि सिर्फ एक ही सिंगल कार्पल होगा। किससे बने होंगे ये? एक सिंगल कार्पेल से ये बने होंगे। दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पलरी। ठीक है जी, ओके। तो एक एनसीईआरटी की ऑनलाइन है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर थिन एपिकार्प, द मिडिल फ्लेशी एडिबल मीजोकार्प। हमने खा रखा है ना, जो हम मैंगो में खाने वाला पोर्शन है, दैट इज एक्चुअली द मीजोकार्प। और एक स्टोनी हार्ड एंडोकार्प रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोकोनट के केस में बात करें, तो जो आपका मीजोकार्प है दैट इज फाइब्रस। तो कोकोनट के केस में जो मीजोकार्प है, बीच वाला मीजोकार्प, दैट इज फाइब्रस। ठीक है, एक आउट ऑफ एनसीईआरटी बात है, बता दूं, बता देता हूं। देखो, ड्रूप इनको क्यों कहते हैं? जो मैंगो और कोकोनट है, इसको ड्रूप क्यों कहा जाता है? ऐसे मेरा मन कर रहा है इसलिए बता रहा हूं। ड्रूप इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास क्या होता है? एक स्टोनी एंडोकार्प होता है। ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग अ स्टोनी एंडोकार्प, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द 2 सीड्स। ठीक है, द डाइकॉट सीड एंड द मोनोकॉट सीड। सो सबसे पहले हम डाइकॉट सीड की बात कर लेते हैं। तो डाइकॉट सीड, सबसे पहले अगर हम देखें, जो इनका सीड कोट होता है, ठीक है, उसमें 2 चीज़ें होती है, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टेगमेंट। ठीक है, अरे सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चना है इसमें। बाहर वाला टेस्टा होगा, अंदर वाला टेगमेंट होगा। अब यार हाइलम है। हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट अबव। ओके, तो यहाँ तक एक लाइन है ये। ठीक है, इसको पहले समझ लो। अब इसका मतलब क्या है? लेट अस से मैंने आपके लिए एक सुंदर सी ओवरी बना दी। ठीक है, इसमें मैंने एक अच्छा सा प्यारा सा ओव्यूल भी बना दिया। ठीक है, अब लेट अस से मैंने यहाँ क्या बना दिया? दिस इज दी प्लेसेंटा, कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और एक्चुअली इस प्लेसेंटा को इस ओव्यूल से ज्वाइन करने वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? फनिकल कहते हैं। ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, या पढ़ोगे +2 के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो दिस पोर्शन इज एक्चुअली कॉल्ड द फनिकल। इतना भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें, अब आपको एक और चीज मैं जरा यहाँ बताऊं। देखो, अब ये जो पोर्शन है, द प्लेस वेयर दिस फनिकल इज अटैचिंग टू द ओव्यूल, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द प्लेस वेयर दिस ओवरी इज गेटिंग अटैच्ड टू द ओव्यूल, दिस पोर्शन इज एक्चुअली कॉल्ड द हाइलम। ये जरा ध्यान देना भाइयों, हाइलम किसको कहते हैं? या तो आप ये कह सकते हो कि वेयर फनिकल इज अटैचिंग टू ओव्यूल, उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं, या आप ये कह सकते हो द पॉइंट वेयर द ovary is attached to the ovule, that is called hilum. I had some water. Okay, so अब आपको समझ आ गया हाइलम क्या है? ठीक है, हाइलम समझ आ गया, राइट? तो आपका जो सीड कोट है उस पर अगर कोई स्कार है तो वो एक्चुअली क्या है? हाइलम है। वो एक्चुअली क्या है? हाइलम है। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो बेसिकली जब हम सीड को ऐसे ड्रॉ करते हैं ना,
आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में भी ड्रॉ हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल का काम क्या है, एक्चुअली यहाँ सीड है, सीड के अंदर सेल्स तो हैं, ठीक है। अब उन सेल्स को बेसिकली गैशियस एक्सचेंज तो करना है ना, राइट। तो गैशियस एक्सचेंज करने के लिए हमारे को माइक्रोपाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वाटर एंड गैशियस एक्सचेंज, ओके। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़रा ध्यान दो। क्या है पॉइंट? पॉइंट ये है कि डाइकॉट सीड की जब हम बात करते हैं तो खाना कौन स्टोर कर रहा है, कॉटिलेडन स्टोर कर रहे हैं। इस चीज़ को गांठ बांध दो मेरे भाइयों, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि डाइकॉट्स में खाने को कौन स्टोर कर रहा है। डाइकॉट्स में खाने को आपके कॉटिलेडन्स स्टोर कर रहे हैं। कौन स्टोर कर रहा है? कॉटिलेडन्स स्टोर कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूं, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक का। देखो क्या होता है एंडोस्पर्मिक का। अगर हम बात करें, जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म बच जाता है। एंडोस्पर्म क्या था यार? एंडोस्पर्म थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जब जाइगोट बनता है ना, तो जाइगोट के टाइम पे ही बन जाता है एंडोस्पर्म भी, ठीक है। जाइगोट का काम होता है एम्ब्रियो और प्लांट बनाना, इस एंडोस्पर्म का काम होता है आगे चल के कॉटिलेड मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, सिंपल, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिसमें ये एंडोस्पर्म बच जाए एंड तक, उनको हम एंडोस्पर्म में कह देते हैं। जिसमें नहीं बच पाता उनको नॉन एंडोस्पर्म में कहते हैं। आपके जो डाइकॉट सीड्स हैं दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक, ये चीज़ ध्यान देना। डाइकॉट सीड जो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, इनमें एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होता है, ठीक है। इसी के लिए नॉन एंडोस्पर्मिक के लिए ही एक अलग सी टर्म यूज होती है। उस अलग सी टर्म को हम क्या कहते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। एक PYQ मैंने आगे दिया इस पे, तब बोल रहा हूं, ठीक है। सो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर आल्सो नोन एज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? यहां हमने लिखा ना एक्सेप्ट कैस्टर। इसका जरा मतलब समझना, एक्सेप्ट कैस्टर का मतलब समझो। देखो कैस्टर क्या है? कैस्टर हमारे पास एक डाइकॉट है, ठीक है, ये डाइकॉट है। अब कायदे से तो इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचना चाहिए था, बिकॉज नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं मोस्टली डाइकॉट्स, बट इसमें एंडोस्पर्म बच जाता है। ये डाइकॉट है बट इसमें एंडोस्पर्म बच जाता है, नहीं बचना चाहिए था, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैस्टर है क्या, इट इज अ डाइकॉट बट इसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है। इस चीज को समझना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस स्लाइड में पिछली स्लाइड में हमने बात की थी डाइकॉट सीड्स की, अब इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं किसकी? मोनोकॉट सीड्स की, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? मोनोकॉट सीड्स की, ओके। तो अगर हम मोनोकॉट्स में बात कर रहे हैं तो भाई मोनोकॉट्स में सबसे पहली चीज़, दे आर एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स का मतलब हुआ यहाँ एंडोस्पर्म बच जाता है, ठीक है। तो इनको हम एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कह सकते हैं, इनको हम एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है एक्सेप्ट ऑर्किड्स, तो इसका कंसेप्ट आपको फिर क्लियर कर देते हैं कि आपके जो ऑर्किड्स हैं, कोई पूछे ऑर्किड्स है कैसे? दे आर मोनोकॉट्स, बट कायदे से एंडोस्पर्म बचना चाहिए था, बट इनका एंडोस्पर्म नहीं बचता, दैट इज व्हाई दे आर एक्सेप्शंस। फिर कह रहा हूं ऑर्किड्स मोनोकॉट्स हैं बट एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सीरियल्स के केस में, लेट अस से वी हैव मेज, ठीक है, सीरियल्स लाइक मेज, जो आपका सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस है, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेनस, आपने देखा होगा मेज का जो सीड कोट है काफ़ी सॉफ्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेनस है एंड इट इज़ फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। जस्ट एक सिंपल सी लाइन थी, आप ऐसे इसको रन कर लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया भाई, ध्यान देने का। क्या है? एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। जब डाइकॉट में थे मैंने पढ़ाया था कि वहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा होता है, वो मतलब वहाँ पे एक्चुअली फूड कौन स्टोर करता है, बताया था। अरे याद करो बच्चा, बताया था मैंने। यहाँ देखो कॉटिलेडन्स, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि कॉटिलेडन्स स्टोर करते हैं। यहाँ पे कौन स्टोर करता है? एंडोस्पर्म स्टोर करता है। क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म, इट सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। मतलब क्या है कि अगर आपने इसका डायग्राम देखा होगा ना, ऐसा जैसा डायग्राम होता है इसका, ऐसा जैसा यहाँ जैसा आपका एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ एंडोस्पर्म है,
राइट, ये एम्ब्रियो है। तो एक प्रोटीनेशियस लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्यूरोन लेयर, वो दोनों को सेपरेट कर रही है, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। तो वो सेपरेट कर रही है, सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे चलते हैं। एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड इट इज सिचुएटेड एट द ग्रूव एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सिचुएटेड है। कोलेप्टाइल एंड कोलेराइजा आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो कोलेप्टाइल एंड कोलेराइजा आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द एम्ब्रियो। अब इसका मतलब क्या है, दोनों को समझा देता हूँ। देखो, जो आपका प्लूम्यूल होता है ना, प्लूम्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दिमाग ढंग से चलाओ अपना, उसको हम कहते हैं अच्छी जगह चलाने का बेटे, कोलेप्टाइल। प्लूम्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, कोलेप्टाइल, और जो आपका रेडिकल है उसके बाहर क्या होगा, रूट कैप होगा, उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको क्या कहते हैं, कोलियोरहाइजा। एक एनसीईआरटी की पॉइंट और बताऊं, कोलेप्टाइल के बारे में क्या कहते हैं, इट इज़ अ हॉलो फॉलियार स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोलेप्टाइल को क्या कहते हैं वो लोग, इट इज़ अ हॉलो फॉलियार स्ट्रक्चर। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन टू PYQs। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। प्लांट फैमिलीज आई एम नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इन दिस वीडियो बिकॉज जब तक एनटी अपना मॉडिफाइड सिलेबस नहीं बताता तब तक फ़ायदा नहीं है बनाने का, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो पानी मैंने पी लिया, सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द PYQs। तो फटाफट कर देंगे हम, कुछ है नहीं ज़्यादा, 20 क्वेश्चन है जस्ट। पहला क्वेश्चन, न्यूमैटोफोर्स बताया था। न्यूमैटोफोर्स क्या होते हैं, ऐसे रूट्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं ब्रीद करने के लिए। बता देता हूँ, एक्चुअली क्या होता है ना, जो मार्शी एरियाज होते हैं, ठीक है, जो मार्शी एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे ना रूट्स एक्चुअली ढंग से ब्रीद नहीं कर पाते, ठीक है, सांस नहीं ले पाते। तो क्या करते हैं, वो रूट्स बेसिकली सॉइल से बाहर आ जाते हैं, उन रूट्स को हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। और मैंने पीछे एग्जांपल भी आपको बताया था कि ये कहाँ देखा जाता है, दिस इज सीन इन केस ऑफ राइजोफोरा, ठीक है, राइजोफोरा में ये चीज़ देखी जाती है। तो न्यूमैटोफोर्स दे अकर वेयर, दे अकर इन द सेलाइन मार्शी सॉइल, ठीक है। तो आपका जो सेलाइन मार्शी सॉइल होता है ना, जो क्या कहते हैं, आपका सी के काफ़ी नज़दीक होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है। आगे, स्वीट पोटैटो, इट इज़ अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मूविंग ऑन फर्दर, सो फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, ब्रायोफाइलम एंड वाटर हाइसिंथ। बहुत इजी है। देखो, एग्जैक्ट टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आप सिर्फ पोटैटो से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपको पता है पोटैटो में क्या होता है, आईज होती है, तो बस यहाँ देख लो, आईज ढूंढा, सिंपल, ऐसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपको पूरा आए ना आए, बट अगर आपका एक ऑप्शन भी मैच हो रहा है, दैट्स डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर विच कंटेन्स वैस्कुलर बंडल्स एंड इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो, हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात कर रहे हैं। देखो, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये सारे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाने वाले में दिमाग था, ठीक है। ऑब्वियसली वो टर्म चैप्टर में रही होगी, तभी उसने वो क्वेश्चन बनाया। आपको पता है ब्रिसल्स टर्म है नहीं चैप्टर में, प्रिकल टर्म चैप्टर में है नहीं, ठीक है। बचा थॉर्न, बचा स्पाइन। आपको पता है स्पाइन किसकी मॉडिफिकेशन रहती है, स्पाइन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, बचा थॉर्न। ऐसे एलिमिनेशन करके आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो, राइट, सिंपल। और आपको पता होना चाहिए कि थॉर्न्स में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं क्योंकि एक्सिलरी बड से बने, और एक्सिलरी बड में तो होते ही हैं वैस्कुलर बंडल्स। चलो आगे है फिलोटैक्सी। मैं आपको पहले भी डेफिनेशन बता चुका हूँ। फिलोटैक्सी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की फिलोटैक्सी की थी ना मेरे भाई, कौन सी थी, ज़रा थोड़ा रिकैप कर लें। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी हमने की, ठीक है, ऑपोजिट फिलोटैक्सी हमने की, और हमने वर्ल्ड फिलोटैक्सी की। एग्जाम्पल्स याद है, नहीं है तो रट लेना। इसके होते हैं चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, और इसका होता है गुआवा, और इसका होता है एल्स्टोनिया, ठीक है, और गुआवा और कैलोट्रोपिस, राइट, ऑपोजिट का। तो एग्जाम्पल्स आपको ऐसे याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। चलें आगे। सो लीव्स दे आर सिचुएटेड वेयर, सिंपल सी बात है, पहले भी बता चुका हूँ कहाँ होती है, नोट्स पे होती है। फ्लावर्स इन द रेसिमोस दे आर अरेंज्ड, ठीक है, कहाँ, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, पहले भी बता चुका हूँ। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। एक्रोपिटल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो ओल्डर जनरेशन्स होंगी, ओल्डर जनरेशन्स नीचे होंगी, यंगर जनरेशन्स ऊपर होंगी, और जो टिप होगी वो टर्मिनेटेड नहीं होगी, वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगी, दैट इज एक्रोपिटल अरेंजमेंट। आगे, इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इट टर्मिनेट्स इन द फ्लावर। आपको पता है
कि बेसिकली जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती थी, आप पीछे भी जा सकते हो अगर आपको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, बट इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। साइमोस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऊपर वाला टर्मिनेट होता है, ओल्डर ऊपर होते हैं और यंगर नीचे होते हैं, सो दैट इज साइमोस। तो ऊपर वाला टर्मिनेट हो गया ना, वो ग्रो नहीं कर सकता, तो वही चीज़ इन्होंने पूछी थी। नेक्स्ट थैलेमस। थैलेमस क्या है? बेस ऑफ द फ्लावर। मैंने आपको बताया था, एक डायग्राम ऐसा बनाया था कि बेसिकली दिस इज योर थैलेमस और पूरा फ्लावर इस पे बैठता है। तो थैलेमस क्या है? द बेस ऑफ द फ्लावर है, ठीक है। ओके, पॉली एडेल्फिस इज रिलेटेड टू, देखो भाई देखो, पहले भी बता चुका हूँ, जो एडेल्फस टर्म होती है, एडेल्फस टर्म किससे रिलेटेड है? ए से एडेल्फस, ए से एंड्रोशियम, ठीक है। इट इज़ अ टर्म रिलेटेड टू एंड्रोशियम, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं फटाफट। PYQs करने की स्पीड आपकी यही होनी चाहिए, राइट? क्योंकि जब भी आप सॉल्व करते हो तो प्लीज़ डू एम कि आप मैक्स टू मैक्स, ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप जस्ट 1 आवर लगा रहे हो, ठीक है। जब भी आप एक कोई भी पिछले साल का नीट का कोई पेपर लगा रहे हो या कोई टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो, जो कुछ भी, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगा रहे हो ना पूरी बायो में, इंक्लूडिंग बॉटनी ज़ूलॉजी, ठीक है, मैक्सिमम 1 आवर लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन है दैट इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। मैंने पहले भी आपको कहा था कि सिंगल ओव्यूल किस में देखा जाता है? बेसल प्लेसेंटेशन में देखा जाता है, ठीक है। यूनिलोक्यूलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल, तो एक सिंगल ओव्यूल जिसमें सिर्फ एक ही लोक्यूल है, मतलब लोक्यूल का मतलब होता है लोब, एक ही चैम्बर। लोक्यूल को आप ऐसे समझ सकते हो कि सिर्फ एक ही चैम्बर है, ठीक है। तो किसमें है? बेसल प्रेसिडेशन। हाफ इंफीरियर ओवरी बताया था, प्लम पीच रोज, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जांपल्स आने चाहिए। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब हुआ नॉन एंडोस्पर्मिक, बताया था पीछे। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म खत्म है। किन का एंडोस्पर्म खत्म होता है? जो कोई डाइकॉट सीड होगा। अब आपको पता है यहाँ पे पी भी डाइकॉट है, कैस्टर भी है, बट कैस्टर में तो एंडोस्पर्म बचता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक्सेप्शन था, याद करो ये एक्सेप्शन केस था, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बच जाता है। तो कौन सा बचा फिर? पी, सिंपल। फिर सीड्स डेवलप फ्रॉम, सीड्स कहाँ से डेवलप होते हैं यार? सिंपल है, सीड्स आर एक्चुअली ओव्यूल्स, जैसे फ्रूट्स ओवरीज होती हैं तो सीड्स ओव्यूल्स होते हैं। इन सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलेडन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्यूटेलम, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट्स की। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट्स की। मोनोकॉट्स में क्या होता है? सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, ठीक है। और अगर हम सीरियल्स और ग्रासेस की बात करें, किसकी बात करें? सीरियल्स और ग्रासेस की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके केस में उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कहते हैं। अब इसको स्क्यूटेलम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली आपका शील्ड शेप्ड होता है। कैसा होता है? शील्ड शेप्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट था जो आप अपने भेजे में उतार दो कि बेसिकली जब हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं, मोनोकॉट्स के केस में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, और ये कॉटिलेडन्स सीरियल्स और ग्रासेस के केस में स्क्यूटेलम कहलाता है। क्यों कहा स्क्यूटेलम? क्योंकि ये कॉटिलेडन होता है शील्ड शेप्ड, ठीक है। सो मूविंग ऑन फर्दर, लेट अस प्रोसीड। अब आते हैं यार, एजर्शन रीजंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं क्योंकि मोस्टली बच्चों के ये गलत हो जाते हैं एजर्शन रीजंस। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द कोकोनट ट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कोस्टल एरियाज ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आपका कोकोनट ट्री है वो कोस्टल एरियाज में ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? देखो आपको उसका रीजन ढूंढना है। क्या रीजन ये दे रहे हैं? बिकॉज कोकोनट फ्रूट कैन फ्लोट एंड ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बिफोर लूजिंग द वाइबिलिटी। देखो कोकोनट सारे कोस्टल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? अरे कोकोनट फ्रूट जो है वो आराम से पानी में फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। और इससे पहले वो अपनी वाइबिलिटी मतलब फर्टिलिटी लूज करे, वो एक नया प्लांट बना सकता है। तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, राइट। तो मैं कहूँगा इसका ऑप्शन ए होगा, मतलब बोथ एजर्शन एंड रीजन दे आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द एजर्शन। चलो आगे बात करते हैं। रूट हेयर्स दे आर प्रेजेंट इन द होल रूट सरफेस, ठीक है। नहीं, ये तो गलत हो गया। क्यों? मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? देयर आर 3 जोन्स, ठीक है। मैच्योरेशन जोन, ठीक है, इलोंगेशन जोन और मेरिस्टेमेटिक जोन, राइट। तो वहां मैंने आपको बताया था कि इलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक जोन में तो रूट हेयर आए नहीं थे। कहाँ आए थे? सिर्फ और सिर्फ
मैच्योरेशन जोन, मतलब ये रूट हेयर्स दे आर नॉट प्रेजेंट ओवर द होल रूट सरफेस, ये तो गलत हो गया पहला। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर, हाँ ये तो करते हैं, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एजर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। एजर्शन इज गलत बट रीजन इज ट्रू, मतलब इसका होना चाहिए ऑप्शन डी, इसका हमने कर दिया था ऑप्शन ए। चलें आगे। नेक्स्ट, मेज इज अ टाइप ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस का मतलब हुआ एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म बचता है। एंडोस्पर्म किस में बचता है? एंडोस्पर्म मोनोकॉट्स में बचता है। हाँ जी मोनोकॉट है, मेज मोनोकॉट है, मतलब ये ठीक है। एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली यूज्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब मेज की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि मेज के केस में एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज हो गया, नहीं तो गलत कह रहे हैं। क्यों? ये तो एंडोस्पर्मिक है यार, इसमें तो एंडोस्पर्म बच जाता है, तो कम्प्लीटली यूज नहीं हुआ, मतलब ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हुआ। अरे समझ आ रहा है, एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। क्यों एजर्शन ट्रू? इसलिए है क्योंकि मेज एक मोनोकॉट सीड है और वो एल्ब्यूमिनस है, एंडोस्पर्म बचा हुआ है उसमें, और ये तो गलत होगी स्टेटमेंट एज इट इज। ठीक, आगे चलते हैं। द लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। तो अब हम बात करते हैं 19th की। ये कह रहा है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन इज सीन इन। यार एक्साइल प्लेसेंटेशन को याद करने की थोड़ी सी कोशिश तो करो पहले, होती क्या है समझ तो आए। एक्साइल प्लेसेंटेशन जिसमें ये बीच में प्लेसेंटा, ये मैंने बनाया ओव्यूल, ये बनाया ओव्यूल, ये बनाया ओव्यूल, ये बनाया ओव्यूल, ठीक है, और ये कर दिया मैंने ओवरी। अब यहाँ पे आपको पता था यहाँ पे बेसिकली सेप्टा दिखता है, तो दिस इज़ योर एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये होगी एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये किस में देखी जाती है? आपको एज इट इज़ क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब देखो, अगर कोई बंदा है जिसको ना ऑप्शन मतलब एग्जाम्पल्स याद नहीं है, तो अब थोड़ा मैं समझाता हूँ कैसे। देखो आपको पता है पी में तो देखी जाती थी मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मतलब जहाँ जहाँ पी है वो ऑप्शन तो गलत, ये गलत, ठीक। पी और बीन्स एग्जाम्पल थे ना उसके, तो बीन्स वाला भी गलत, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या कहते हैं, डायंथस और प्रिमरोज जो होते हैं वहाँ देखी जाती है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, देखी जाती है ना, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन ए। बट आप ऐसा ना करो तो अच्छा है, आप एग्जाम्पल्स रट लो, ठीक है, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल याद करो, मैंने शॉर्टकट भी बताया था इसका, तो MCD, मस्टर्ड चिली धतूरा, ऑप्शन डी, काम खत्म, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी भी होगी ये, ठीक है, बट हमने मिनिमम टाइम में इस इतने बड़े चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश की है। जैसा मैंने आपसे कहा, प्लांट फैमिलीज़ के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग। इसके बाद आपने सिर्फ NCERT को 2-3 बार अच्छे से रीड करना है, PYQs लगाने हैं, एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।